10 उंगली में एक बार फिर से आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आपका हमराज़ आरजे अभिनव। आज कहानी शुरू करता हूँ निर्मल वर्मा की एक और कहानी, जिसका नाम है जलती झाड़ी। मैं उस शहर में पहली बार आया था। सोचा था चंद दिन यहाँ रहकर आगे चला जाऊँगा, किंतु कुछ अप्रत्याशित कारण से रुक जाना पड़ा। दिन भर होटल में रहता और जब ऊब जाता तो अक्सर घूमते हुए इस स्थान की ओर एकदम कदम बढ़ जाते। अजनबी शहरों में भी हर यात्री अपने प्रिय कोने खोज लेता है। जैसे भी कई बार वहाँ जाने को मन हुआ था। रात को किसी सस्ते रेस्तरां की तलाश करते समय अक्सर उस तरफ निगाह चली जाती, या कभी ट्राम की खिड़की से पुल पार करते हुए एक दबा सा मोह जग जाता। इच्छा होती यहीं उतर जाऊं, किंतु एक हल्की सी हिचक उभर आती और मैं उसके तले दब जाता। कुछ दिन अलग सा रहा होगा। मैं दिन भर होटल के अकेले कमरे में सोता रहा था। फिर कुछ ज़रूरी पत्र लिखे और उन्हें पोस्ट करने के बहाने बाहर चला आया। वापस आते हुए मैंने जानबूझकर रास्ता बदल लिया। संभव है एक धुंधले ढंग से मैंने अपने को ढीला छोड़ दिया। ऐसा अक्सर होता है जब कभी मैं दिन भर सोकर बाहर आता हूँ तो अपने को एक नए सिरे से छोड़ देने की इच्छा होती है, खासकर अजनबी शहरों में जहाँ हमें कोई नहीं पहचानता और हम किसी शर्म और झिझक के बिना एक रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर हो लेते हैं। ऐसा ही एक पतझड़ का दिन था जब मैं वहाँ चला आया था। वो एक टापू था शहर के छोर पर, जहाँ पहाड़ी शुरू होती है। नदी की 2 धाराएं कैंची की तरह उसे बीच में से काट गई थी। पुल के नीचे एक लंबी घास पानी में भीगती रही थी। किनारे पर दूर दूर लाल तख्तों की बेंचें पड़ी थी। उन दिनों अक्सर ये बेंचें खाली रहती थी। बिल्कुल खाली भी नहीं, पत्ते लगातार उन पर झड़ते रहते। जब कभी हवा का कोई झोंका उन्हें उड़ा ले जाता तो वही झोंका वापस मुड़कर दूसरे पत्तों को उन पर बिखरा देता। वो कभी ज़्यादा देर तक खाली नहीं रहती थी। पानी बहता रहता। उनकी आवाज़ के संग हमेशा एक और आवाज़ मन में आती थी, किसी दिन वहाँ जाऊँगा। और ऐसे ही एक पतझड़ के दिन मैं वहाँ चला आया था। किनारे किनारे चलते हुए मैं उन बच्चों से अलग था जो पुल के नीचे खेल रहे थे। उन्होंने शायद मुझे देखा भी नहीं। वो पत्तों का ढेर बना देते थे और उन्हें माचिस से जलाकर भाग जाते थे। शाम की मध्यम धूप में धुएं के दायरे फैल जाते थे। एक सौंधी सी गंध टापू के इर्द गिर्द हवा में तैर जाती थी। मैं पुल से दूर चला आया। दूसरी तरफ जहाँ पेड़ों की नंगी शाखाएं पानी को छू रही थी, वहाँ गीली घास का एक टुकड़ा नदी के छोर तक चला आया था। ढलान पर उतरते ही निगाह अचानक उस पर टिक गई। पाँव अनायास ठिठक गए। एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था। एक छोटी सी स्पोर्ट चेयर पर बैठा था, बिल्कुल निश्चल और खामोश। मुंह में पाइप दबी थी, तो न जाने कब से बुझ चुकी थी। हाथ में मछली पकड़ने का कांटा था। नदी के गंदले पानी में दूर तक डूबा हुआ, किंतु उसका ध्यान कांटे की तरफ नहीं था। वो टापू के परे शहर के पुलों की ओर देख रहा था। रह रहकर मुंह में दबी पाइप हिल उठती थी। वो टापू का नीरव कोना था। मैं निरुद्देश्य घूमता हुआ थक गया था। अपना चमड़े का बैग मैंने भीगी घास पर रख दिया और वहीं बैठ गया। पास मेरे बिल्कुल पास एक नंगा वृक्ष खड़ा था। बारिश में भीगा लेकिन गर्म। उसकी गर्माई धीरे धीरे मुझे छूने लगी। पिछले 1 सप्ताह से शहर पर पानी बरस रहा था। घास के नीचे मिट्टी नम थी और इतनी मुलायम कि पैर नीचे दबने लगते थे। ये पहला दिन था जब बारिश थमी थी। बादल अब भी थे, कुछ टापू पर, कुछ हटकर शहर की पहाड़ी पर, किंतु अब वे खाली थे और हल्के थे और हवा में उड़ते से जान पड़ते थे। मैं काफी देर तक वहां बैठा रहा। इस दौरान मैं बूढ़े को देखा और बूढ़े ने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। एक बार बस एक कांटा हिला था। उसे लपक कर डंडी खींची। मैंने सोचा अब एक तड़पता हुआ मांस का लोथ ऊपर आ जाएगा। मैं खुद शायद काफी उत्तेजित हो गया था और पानी के पास सरक आया था, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। उसने नदी से कांटा बाहर निकाला, फिर मेरी ओर देखकर हंसने लगा। हम दोनों फिर अपनी अपनी जगह चुपचाप बैठे रहे। बूढ़े ने अपने कांटे में चारा भरा और फिर दूर हवा में उछाल कर पानी में डुबो दिया। बहते पानी पर एक चौड़ा सा दायरा फैल गया। धूप में पारे सा चमकता हुआ, फिर मिट गया। उसने अपनी पाइप दोबारा सुलगा ली और पुराने ओवरकोट के कॉलर ऊपर कानों तक चढ़ा लिए। पानी पर तिरती धूप का एक हिस्सा बच्चों के लट्टू सा झूमता हुआ
किनारे अलगता था और टूट जाता था, किंतु बूढ़े का ध्यान उधर नहीं था। मैं बहुत सोचता हुआ भी ठीक से निश्चय नहीं कर पाया था कि उसकी आंखें किस खास बिंदु पर टिकी हैं। उसकी आंखें खुली हैं या बंद, ये भी सही सही कह पाना कठिन था। किंतु रफ्ता रफ्ता मेरा भ्रम पक्का होता गया, और वो भ्रम किस चीज़ को लेकर था मैं आज तक ठीक से नहीं जान सका, किंतु वो अवश्य किसी अज्ञात संदेह का द्योतक रहा होगा। वो सिर्फ एक बार मुझे देख कर हंसा था, किंतु मुझे आश्चर्य है कि क्या इस समय भी उसने मुझे ठीक से देखा था। यदि नहीं देखा था तो मेरी ओर उन्मुख होकर हंसने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। मुझे अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे मेरे अस्तित्व का बिल्कुल भी आभास नहीं, हालांकि मैं उसके इतने पास बैठा हूँ। ये मुझे अत्यंत अस्वाभाविक सा जान पड़ा। अजाने शहरों में कभी कभी आत्मीयता की भूख कितनी उत्कृष्ट हो जाती है, ये उस क्षण से पहले मैं नहीं जान पाया था। निसंदेह वो कहीं किसी चीज़ पर, खास चीज़ पर आंखें टिकाए था, ऐसा कुछ जो मेरी आंखों के भी घेरे के भीतर छुआ भी मुझसे अछूता था। किंतु मैंने कोशिश की। उसकी आंखों के सामने शहर का सबसे पुराना पुल था, उसके परे नेशनल थिएटर की बारीक दीवारें और छत के और बीच में पुल का टावर शाम को डूबती रोशनी में झिलमिला रहा था। किंतु ये ऐसी चीज़ें थी जिन्हें शहर में चलते हुए, गलियों से गुजरते हुए हम रोज़ देखते थे। इनमें कुछ भी विशिष्ट, कुछ भी असाधारण नहीं था, कम से कम इस बूढ़े के लिए तो नहीं, जो शायद बरसों से शहर में रह रहा है। मेरे भीतर का भ्रम फिर जागने लगा। इसके अलावा भी शायद कुछ और है, जो कुछ अन्यथा बिल्कुल अलग से, लेकिन क्या ये आदमी देख सकता है? अचानक मेरे मस्तिष्क में ये बेतुका विचार कौंध गया। वो बहुत बूढ़ा है। हवा का हल्का सा झोंका आया, धूप धीरे धीरे उड़ने लगी, समूचे टापू पर एक जड़वत निस्तब्धता सी घेरने लगी। पत्ते पानी पर झड़ते थे और वो बह जाते थे। सिर्फ धूप के कुछ टुकड़े शेष रह गए थे पत्थरों पर, टहनियों पर। कुछ देर बाद शाम उन्हें भी बाहर ले जाएगी, सिर्फ हम दोनों वहाँ बने रहेंगे। किंतु नहीं, वो जा रहा है। मेरी आंखें अनायास ऊपर उठाईं। वो सचमुच जा रहा था। उसने मछली पकड़ने के कांटे को पानी से बाहर निकाल लिया, कैनवास की कुर्सी को लपेट कर बगल में दबा लिया, तो बहुत पुराना जर्द बाउलर हैट पहना और पाइप मुंह से निकाल कर बाहर जेब में रख ली। मछली पकड़ने का झोला जो खाली था उसने कांटे की डंडी पर लटका दिया था। न जाने क्यों उस क्षण मेरे भीतर एक अजीब सी झुरझुरी फैल गई। लगा जैसे मैं एक बहुत पेचीदा रहस्य में ढंग से उस पर आश्रित हूँ, जैसे उसके जाने भर से ही मैं कुछ खो दूंगा, जो एक लंबी मुद्दत से मुझ में पलता रहा है। जैसे उसका यहाँ रहना खुद मेरे रहने से जुदा है। किंतु उस क्षण शायद कुछ हुआ, शायद सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट, या शायद कोई पत्थर पानी में लुढ़क गया होगा और वो चौंक गया। जैसे उसके पांव धरती पर बंधे से रह गए, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा नदी के बहते पानी की तरफ, और फिर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ मेरे सामने से निकल गया। जाते हुए उसने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। कुछ देर तक टापू में उसके पैरों के नीचे दबते पत्तों की चरमराहट सुनाई देती रही। फिर सब कुछ पहले जैसा खामोश हो गया। ऐसे ही कुछ क्षण बीते होंगे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और ठीक उसी स्थान पर आकर बैठ गया जहाँ कुछ देर पहले बूढ़ा मछुआरा बैठा था। गीली मट्टी पर उसके जूतों के निशान अब भी दिखाई देते थे, बहुत लंबे नहीं किंतु काफ़ी चौड़े और आगे की तरफ से तनिक बेडौल। वो मुझे बहुत साधारण से ही लगे, और ज़्यादा देर तक मेरा ध्यान उन पर नहीं था। इसी बीच ज़रूर कुछ वक्त गुजरा होगा। बाद में जब मेरा ध्यान अपनी तरफ गया तो मुझे कुछ हैरानी सी हुई। दरअसल पिछले कुछ समय से मैं उसी तरफ बिना किसी निश्चित इरादे या संकल्प के देख रहा था, जहाँ कुछ देर पहले बूढ़े की आंखें लगी थी। किनारे के पास लगी झाड़ियों पर कुछ परिंदे उड़े थे। एम्बैंकमेंट के परे एक बहुत पुराने गिरजे की शीशे पर आखिरी धूप का धब्बा चमक रहा था। उसकी छाया डबडबाती सुर्ख आंख सी दरिया के बीच चमक जाती थी। कोई नहीं जानेगा कि मैंने सोचा, कोई नहीं जानेगा कि अभी कुछ देर पहले वो बूढ़ा यहाँ ऐसी जगह बैठा था। इस ख्याल से मुझे सांत्वना मिली कि मैंने उससे छुटकारा पा लिया है। बहुत मुमकिन है वो महज मेरा भ्रम हो, एक झूठा भटकाव जो अक्सर अजनबी शहरों में घूमते हुए हो जाता है। होटल के कमरे में पहुंचते ही जब मैं अपने को नए सिरे से अकेला पाऊंगा तो हर चीज़ अपने औसत असली घेरे में लौट आएगी। सामने पुल पर ट्राम जा रही थी।
उसकी बातियों की छाया चमकीली झालर सी पानी पर फिसलती रही। कुछ लोग खिड़की से बाहर इस टापू को देख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही स्वाभाविक और सहज ढंग से जैसे मैं आर पार जाते हुए देखा करता था। किंतु अब मैं खिड़की से लटकते हुए उनके चेहरों को देखकर कुछ बेचैन सा हो उठा। अपने मन पर शक्का सी होने लगी, जैसे मैंने यहाँ आकर कोई गलती कर डाली हो। लगा जैसे मुझे भी उनकी तरह पुल के पार सीधा चला जाना चाहिए था।